हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग मगध साम्राज्य को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 16 महाजनपद को पढ़ चुके हैं। तो 16 महाजनपद क्या था? तो उसमें हम लोग यह पढ़े थे कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के समय 16 बड़े बड़े राज्य थे, जिसे 16 महाजनपद कहा गया है। तो यह 16 महाजनपद ही अपने प्रभुत्व के लिए आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि यह 16 महाजनपद अपने वर्चस्व के लिए आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया था। और इस वर्चस्व की लड़ाई में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। यहाँ पर जो हेडिंग है मगध साम्राज्य, तो इसकी यही कहानी है कि वर्चस्व की लड़ाई में यह सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले साम्राज्य किसने स्थापित किया या सबसे प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया, तो वह मगध ने किया था। अब सवाल यह उठता है कि साम्राज्य क्या होता है? ठीक है, तो साम्राज्य का अर्थ यह होता है कि वैसा राज्य जिसका क्षेत्र विशाल हो। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि मगध महाजनपद को ही ले लीजिए। ठीक है, कि मगध एक राज्य था। इसने क्या किया, दूसरे राज्यों को, जैसे अंग, वज्जी, काशी, इसी तरीके से दूसरे राज्यों को जीतना शुरू कर दिया या उस पर विजय प्राप्त करने लगा। और विजय प्राप्त करने के बाद उस दूसरे राज्य को, उस दूसरे महाजनपद को अपने महाजनपद में मिलाना शुरू कर दिया। और ऑब्वियसली सी बात यह है कि जब यह अपने महाजनपद में मिलाएगा तो इसका क्षेत्र क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, विशाल होता जाएगा, और इसे ही साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन 16 महाजनपदों में से मगध ही साम्राज्य स्थापित करने में सफल क्यों हुआ? इसका कोई ना कोई तो वजह होगा। और भी 15 मगध के अलावा और भी 15 महाजनपद थे, उन लोगों ने क्यों नहीं साम्राज्य स्थापित कर पाया? तो आइए इन्हीं बातों को जानने के लिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मगध से। वर्तमान का पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद का कुछ क्षेत्र मगध महाजनपद में शामिल था। यानी वर्तमान की बात किया जाए तो पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद का कुछ क्षेत्र मगध महाजनपद में शामिल था। अब हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद में कीकट नामक स्थान का उल्लेख किया गया है, जिसकी पहचान इतिहासकारों ने मगध के रूप में किया है। ठीक है, कि ऋग्वेद में मगध शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, कीकट का उल्लेख किया गया, कीकट नामक स्थान का उल्लेख किया गया है। और इसी कीकट का पहचान इतिहासकारों ने मगध के रूप में किया है। और ऋग्वेद में यह लिखा गया है कि कीकट का शासक प्रेमानंद था। ठीक है, लेकिन अब बात होती है कि मगध शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है, क्योंकि यहाँ तो कीकट का उल्लेख किया गया था, लेकिन मगध शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। तो यह दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि कीकट का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया, जिसकी पहचान मगध के रूप में किया गया है। लेकिन अगर मगध शब्द का उल्लेख अगर पूछे तो वह सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य के रूप में मगध के उदय, या फिर कह सकते हैं उत्थान, या फिर कह सकते हैं उत्कर्ष, या फिर कह सकते हैं विस्तार का कारण क्या था? कहने का मतलब यह हुआ कि मगध साम्राज्य, जो कि आज का टॉपिक है,
तो साम्राज्य के रूप में मगध के उदय, उत्थान, उत्कर्ष या फिर विस्तार का क्या कारण था? यहाँ हर शब्दों को समझना, यहाँ हर शब्द एक ही है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप उदय को समझ गए और उत्थान, उत्कर्ष, विस्तार को अगर नहीं समझते हैं तो आपको एग्जाम में लगेगा कि अगर उत्थान दे दिया जाए तो आपको लगेगा कि हम तो उदय पढ़े, उत्थान क्या है, उत्कर्ष दे देगा तो लगेगा कि उत्कर्ष क्या है। तो इसलिए यह हर शब्द एक ही है, इसका मतलब एक ही है कि साम्राज्य के रूप में मगध के उदय, उत्थान, उत्कर्ष, विस्तार का कारण। तो क्या क्या कारण रहा था जो कि मगध एक राज्य से साम्राज्य के रूप में स्थापित किया मगध को? तो देखते हैं इसका कारण क्या क्या है। तो अभी हम लोग पहले इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो इसका कारण यह है कि फर्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न वंश के शासकों का योगदान, ठीक है। अभी पहले हम लोग पॉइंट को देखते हैं और एक एक करके इस सभी पॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके उदय का कारण का फर्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न वंश के शासकों का योगदान। सेकंड पॉइंट यह है कि लोहे के औजार का प्रयोग करना। थर्ड पॉइंट है कि मगध की दोनों राजधानियां कहने का मतलब कि प्रथम राजगीर और दूसरा पाटलिपुत्र, तो मगध की दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर होना। फोर्थ पॉइंट है कि गंगा का उपजाऊ मैदान। फिफ्थ पॉइंट है वाणिज्य व्यापार का विकास। सिक्स्थ पॉइंट है मगध की सेना में हाथियों का अधिक प्रयोग होना। और सेवंथ पॉइंट है कि वैदिक लोगों का आगमन। तो यह 7 पॉइंट जो है साम्राज्य के रूप में मगध के उदय का कारण था। इन्हीं 7 कारणों से मगध साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ, उन 16 महाजनपदों में से, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे समझते हैं। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न वंश के शासकों का योगदान। तो अब बात करते हैं कि विभिन्न वंश के शासकों का योगदान। तो विभिन्न वंश के शासकों का योगदान कहने का मतलब यह हुआ कि मौर्य वंश के उत्थान के पहले की 2 सदियों में, मौर्य वंश के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य का विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान था। यहां पर एक वर्ड आया ईरानी साम्राज्य, और इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब यह हुआ कि जब 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था तो उसी समय ईरानी शासक अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में जब मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था उसी समय ईरान भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य ईरानी साम्राज्य के समकालीन था। लेकिन 6ठी सदी ईसा पूर्व में इस मगध साम्राज्य का विस्तार मौर्य वंश ने नहीं किया था, क्योंकि मौर्य वंश के उत्थान से 2 सदी पहले ही मगध साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो चुका था। तो अब सवाल यह उठता है कि जब मौर्य वंश ने शुरुआत में इसका विस्तार नहीं किया, या मौर्य वंश शुरुआत में जो या 6ठी सदी ईसा पूर्व में इसके उदय का कारण नहीं बना, तो आखिर में कौन इसके उदय का कारण बना? तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है कि विभिन्न वंश के शासकों का योगदान, तो हम लोग इसे तब ऐसे समझते हैं कि इस काल में कहने का मतलब 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल में बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्म नंद जैसे साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने अपने प्रयासों से मगध साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस वजह से जब हम लोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा को जो हम लोग देख रहे हैं, कि हम मगध साम्राज्य को जो पढ़ रहे हैं, तो इस काल में हम लोग मौर्य वंश को नहीं पढ़ेंगे। यह पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यह नहीं कि इस साम्राज्य में हम यहाँ मौर्य वंश नहीं लिखे तो हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यह 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात हो रही है, जबकि मौर्य वंश के 2 सदी पहले ही इस साम्राज्य का उदय होना शुरू हो चुका था। तो इस वजह से मगध साम्राज्य में यहाँ पर हम लोग
मौर्य वंश को नहीं पढ़ेंगे, मौर्य वंश को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों नहीं हम लोग यहाँ मौर्य वंश को पढ़ेंगे। वो अलग बात है कि मौर्य वंश भी मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है, लेकिन 6ठी सदी ईसा पूर्व में मौर्य वंश नहीं था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विभिन्न वंश के शासकों का योगदान में, तो मौर्य साम्राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया था, यानी शुरुआत में किन किन वंशों ने योगदान दिया था। तो सबसे पहले है बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश जो 544 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश जो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इस वंश के बाद आता है नंद वंश जो 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इसके बाद फाइनली इस साम्राज्य पर मौर्य वंश ने अपने शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके वंश को देखते हैं। तो यहाँ हेडिंग है कि मगध साम्राज्य की स्थापना। तो यहीं से हमें स्थापना के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा वंश या फिर किस वंश के शासक ने मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके स्थापना की बात करते हैं। तो इसके स्थापना को हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना में सबसे पहला वंश आता है बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश आता है? बृहद्रथ वंश। तो पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वह बृहद्रथ वंश था। ठीक है, यह पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया है। और यह जो बृहद्रथ वंश वाले जो थे यह महाभारत काल से संबंधित थे। ये लोग महाभारत काल से संबंधित थे। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक होने के साथ साथ मगध साम्राज्य का भी संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक है, अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कुछ कंसेप्ट और भी क्लियर होगी, अभी पहले देखते चलिए। तो बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। और इसके साथ ही मगध साम्राज्य का भी संस्थापक बृहद्रथ ही कहलाएगा। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजगीर की स्थापना बृहद्रथ के पिता वसु ने किया था। यह पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा पता चला है कि राजगीर की स्थापना बृहद्रथ के पिता वसु ने किया था। इस वजह से राजगीर का प्राचीन नाम वसुमती भी मिलता है। ठीक है, यानी राजगीर का प्राचीन नाम वसुमती भी है। और क्यों है? क्योंकि वसु ने इसकी स्थापना किया था, इसी के नाम पर इसका प्राचीन नाम वसुमती रख दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि बृहद्रथ का पुत्र जिसका नाम था जरासंध। तो बृहद्रथ के पुत्र जरासंध ने राजगीर, जिसे पहले गिरिव्रज भी कहा जाता था, ठीक है, राजगीर को ही पहले गिरिव्रज कहा जाता था, तो जरासंध ने ही राजगीर को अपना राजधानी बनाया था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मगध का या फिर मगध साम्राज्य का प्रथम राजधानी वह राजगीर था, जिसे पहले गिरिव्रज कहा जाता था। ठीक है, इस जरासंध का वध किसने किया था? तो इस जरासंध का वध भीम ने किया था। और फाइनली हम लोग यह देखते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, लेकिन यह बहुत ही कमजोर शासक था। इस कारण से इसका दरबारी मंत्री जिसका नाम था पुलिक, रिपुंजय का हत्या कर दिया और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, यानी मगध की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन रिपुंजय के ही एक अन्य दरबारी मंत्री जिसका नाम था महीय, तो महीय ने पुलिक और इसके पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो इस तरह से हर्यक वंश हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग हर्यक वंश को देखेंगे। बृहद्रथ वंश के बाद जो है सेकंड है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश को हिरण्यक वंश भी कहा जाता है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसे पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है तो इसे हम लोग आगे समझेंगे। इस वंश के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, लेकिन इसका कहने का मतलब यह नहीं हुआ
कि इस वंश में सिर्फ 3 ही शासक हुए, नहीं, शासक तो और भी हुए, लेकिन अगर महत्वपूर्ण शासक की बात की जाए तो वह 3 महत्वपूर्ण शासक इस वंश के अंतर्गत थे। ठीक है, तो चलिए इस वंश के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार की, जो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर शासन किया। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में अगर बात किया जाए तो यह हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यह हुआ कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना गया है कि मगध का प्रथम प्रतापी शासक वह बिंबिसार था, जिसने मगध के उदय में प्रारंभिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और इसी कारणों से बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो अब देखिए, 2 बात यहां से निकल कर आया कि एक संस्थापक और दूसरा वास्तविक संस्थापक। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ कहलाएगा, जो बृहद्रथ वंश का भी संस्थापक था। लेकिन ये लोग प्रतापी शासक नहीं थे। बृहद्रथ वंश के अंतर्गत जितने भी शासक हुए वो लोग प्रतापी नहीं थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, जो मगध का यानी कह सकते कि अब तक का प्रथम प्रतापी शासक था, और यह बात हमें पता चलता है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, और इन्हीं कारणों के वजह से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। तो आपको यह बात क्लियर हो गया होगा कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या मतलब कि अंतर था, कि अगर आपसे संस्थापक पूछे तो बृहद्रथ, वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो बिंबिसार। लेकिन मान लीजिए कि अगर संस्थापक ही पूछा जाता है और वहाँ पर बृहद्रथ का नाम नहीं दिया जाता है, तब बिंबिसार ही ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और गौतम बुद्ध के परम मित्र भी थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, बिंबिसार ने अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, और उस वैवाहिक संबंध में अपने जीवन काल में ये 3 विवाह किए। तो चलिए हम लोग इनके 3 विवाह को देखते हैं। तो यह फर्स्ट विवाह जो किए थे महाकौशला के साथ। महाकौशला कौन थी? तो महाकौशला कौशल नरेश परसेनजीत की बहन थी। यहाँ पर मैप में देखिए कि कौशल महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता था, तो कौशल नरेश यानी कौशल महाजनपद के राजा परसेनजीत की बहन थी महाकौशला। ठीक है, तो इस विवाह से इसे क्या फायदा हुआ? तो इस विवाह से बिंबिसार को काशी का कुछ गांव दहेज के रूप में मिला। यानी यहाँ जो काशी महाजनपद है, तो काशी का कुछ गांव इसे दहेज के रूप में मिला, जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए प्रति वर्ष थी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बिंबिसार ने जो प्रथम विवाह महाकौशला से जो किया था, जो कौशल नरेश परसेनजीत की बहन थी, तो इस विवाह से इसे काशी का कुछ गांव दहेज के रूप में मिला था, और जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष थी। तो अब सवाल यह उठता है कि जब बिंबिसार ने कौशल महाजनपद की राजकुमारी के साथ विवाह किया, तो इसे काशी का कुछ ग्राम क्यों दहेज में मिला? क्योंकि काशी तो अलग महाजनपद है, कौशल अलग महाजनपद है, तो
कौशल का क्या अधिकार बनता है कि काशी का कुछ ग्राम इसे दहेज के रूप में दे दिया? यह एक सवाल उठता है। तो अगर आप लोग इससे पहले 16 महाजनपद का वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें हम आपको यह पढ़ाए थे कि 16 महाजनपदों में से, यानी प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक समय की अगर बात किया जाए तो 16 महाजनपदों में, वो जो 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद प्रारंभ के समय में वह काशी महाजनपद था। ठीक है, तो वह सबसे शक्तिशाली प्रारंभ के समय में कैसे था? तो वह इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि काशी महाजनपद का मगध, अंग और कौशल महाजनपद पर अधिकार था। इस वजह से प्रारंभ के समय में 16 महाजनपद में काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे काशी महाजनपद पर शासक आते गए, ये लोग कमज़ोर शासक आते गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि कौशल महाजनपद ने काशी पर अधिकार कर लिया, या फिर कह सकते हैं कि काशी महाजनपद कौशल के शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस वजह से काशी का क्षेत्र कौशल महाजनपद के अधीन हो चुका था। तो इसी कारण बिंबिसार को इस विवाद से काशी का कुछ ग्राम कौशल महाजनपद ने दहेज के रूप में दिया था। तो कहानी यह है। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग सेकंड विवाह की बात करते हैं। बिंबिसार जो अपना दूसरा विवाह किया था तो वह चेलना के साथ किया था। चेलना कौन थी? तो लिच्छवी गणराज्य के शासक, तो वज्जी संघ के अंतर्गत लिच्छवी गणराज्य जो था, तो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी चेलना। इसी से बिंबिसार ने दूसरा विवाह किया था। इसने तीसरा विवाह किसके साथ किया? तो तीसरा विवाह क्षेमा के साथ किया। क्षेमा कौन थी? तो पंजाब राज्य के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। क्षेमा कौन थी? तो पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी क्षेमा। उसी के साथ बिंबिसार ने तीसरा विवाह किया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बिंबिसार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने अंग के शासक, मगध के पूर्व में जो कि अंग महाजनपद था, तो अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त को, नाम क्या है? ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को पराजित करके इस अंग महाजनपद पर अधिकार कर लिया बिंबिसार ने, जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इस अंग महाजनपद का अधिकारी इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त किया था। अजातशत्रु चेलना से प्राप्त पुत्र था, यानी बिंबिसार का जो विवाह चेलना के साथ हुआ था, तो इसी से इन्हें अजातशत्रु हुआ था। ठीक है, तो अजातशत्रु को ही अंग पर विजय करने के बाद यहाँ का अधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो अंग को मगध ने तो मिला ही लिया था अपने में, बिंबिसार ने मिला ही लिया था। और वैवाहिक संबंधों से इसे क्या फायदा हुआ? तो इसे राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली, राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। और उसके साथ साथ यह हुआ कि इसका उत्तर का क्षेत्र और पश्चिम के क्षेत्र की ओर इसे अपने साम्राज्य को विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया था, क्योंकि वैवाहिक संबंध यह उत्तर की ओर वज्जी यानी लिच्छवी गणराज्य से भी किया था, उसकी राजकुमारी से किया था। इधर बात किया जाए तो कौशल की भी राजकुमारी से इसने विवाह किया था। तो इस वजह से इसके उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र जो है, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मगध का सबसे प्रबल शत्रु कौन था? तो मगध का सबसे प्रबल शत्रु अवंती था। अवंती महाजनपद मगध का सबसे प्रबल शत्रु था। इसे जब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि लोहे के औजार का प्रयोग जो है, ठीक है, यहाँ पर जो लोहे के औजार का प्रयोग पॉइंट को जब हम लोग समझेंगे, तब हम लोग समझेंगे कि क्यों अवंती इसका सबसे प्रबल शत्रु था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बाद में ये दोनों, मतलब मगध और अवंती, आपस में मित्र बन गया। ठीक है, मित्र बन जाना ही ये लोग उचित समझा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यह वही अवंती है जिसकी दो राजधानियां थी, एक उज्जैन, ये उज्जैन है, और दूसरा माहिष्मती। और उस समय अवंती के शासक कौन थे? तो अवंती के शासक चंड प्रद्योत थे। ठीक है,
तो ऐसा कहा जाता है कि चंड प्रद्योत को पीलिया रोग होने पर अवंती राज के अनुरोध पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। किसे उज्जैन भेजा था? तो जीवक को, जो बिंबिसार का राजवैद्य था, तो इसे चंड प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। इन सब के बाद बिंबिसार से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा था। इस वजह से बिंबिसार को सैनीय नाम से भी संबोधित किया जाता था। इसने अपने सेना में हाथी को शामिल किया था। तो इस तरह से बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अपनी सेना में हाथियों को शामिल किया था। और 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, यानी कह सकते हैं कि 52 साल तक शासन करने के बाद बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन बिंबिसार के कनिष्ठ पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया और उसकी हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो इस तरह से हर्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार के बाद कौन आएगा? दूसरा अजातशत्रु आएगा। अजातशत्रु जो कि 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो अजातशत्रु को पुराण में कुनिक कहा गया है। जिस तरह से बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है, उसी तरह से अजातशत्रु को पुराण में कुनिक कहा गया है। इसने अपनी पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठा, यह बात हम लोग कर चुके हैं। अजातशत्रु के शासन काल में बिंबिसार राजकुल का वैभव चरमोत्कर्ष पर था। अजातशत्रु ने अपने विस्तार की आक्रामक नीति से काम किया था और इस वजह से इसने कौशल पर सफल अभियान किया, क्योंकि अजातशत्रु भी अपने पिता के तरह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। तो इसने क्या किया कि कौशल पर सफल अभियान किया, यानी यह जो कौशल महाजनपद था तो इस पर सफल अभियान किया। तो हुआ यह था कि इसके शासनकाल के प्रारंभिक समय में मगध का संघर्ष कौशल से चल रहा था और यह संघर्ष लंबे समय तक चला और अंततः अजातशत्रु ने इस कौशल महाजनपद पर विजय प्राप्त किया और इस वजह से कौशल नरेश प्रसेनजीत को अपनी पुत्री वजीरा से अजातशत्रु के साथ विवाह करना पड़ा और संपूर्ण काशी इसे दहेज के रूप में दे दिया। इस वजह से अजातशत्रु का संपूर्ण काशी पर अधिकार हो गया था। ठीक है, कौशल पर सफल अभियान करने के बाद, यानी कौशल पर जो सफल अभियान किया था, तो उसके बाद अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य पर सफल अभियान कर वज्जी संघ को अपने क्षेत्र में मिला लिया। यहाँ पर कौशल पर सफल अभियान करने के बाद कौशल को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, यहाँ पर इसका संपूर्ण रूप से काशी पर अधिकार हो गया था। लेकिन इस अभियान के बाद इसने लिच्छवी गणराज्य पर सफल अभियान किया और उसके बाद वज्जी संघ को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो यहाँ पर अभियान करने का इसने बहाना यह ढूंढा कि लिच्छवी कौशल के मित्र थे या फिर लिच्छवी कौशल के मित्र हैं। ठीक है, इसने यह बहाना ढूंढा। तो इसने क्या किया कि लिच्छवियों के बीच फूट डालने का काम शुरू किया और इसमें इसका सहयोग इसके मंत्री वस्कार ने किया था। फूट डालने का कार्य, यानी लिच्छवियों में फूट डालने का कार्य किसने किया था? तो अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने किया था। ठीक है, क्योंकि वज्जी संघ पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं था
इस वजह से अजातशत्रु ने यहाँ फूट डालने का काम किया। और फूट डालने का कार्य कौन किया? तो इसके मंत्री वत्सकार ने किया। और जब इनमें फूट पड़ गई तब अजातशत्रु यहाँ पर क्या किया? अभियान कर दिया। तो एक तो कारण था कि फूट डालना, मतलब इस पर सफल होने का एक कारण था कि पहले फूट डाला, और फूट डालने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद इस पर अभियान किया। तो अभियान करने पर इस अभियान में ही अजातशत्रु ने सर्वप्रथम रथ मुसाल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। तो यह रथ मुसाल क्या था? तो रथ मुसाल का कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा रथ जिससे गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, यानी गदा जैसा हथियार रथ से जुड़ा हुआ था, और उस रथ मुसाल से एक ही समय में कई आदमियों को मारना आसान था। दूसरा, इस अभियान में अजातशत्रु ने किसका प्रयोग किया था? तो महाशिला कंटक का। महाशिला कंटक का अर्थ यह हुआ कि यह एक ऐसा युद्ध यंत्र था जिससे पत्थर को फेंका जाता था। ठीक है, तो इन्हीं दो कारणों के वजह से, एक कारण यह हुआ कि सबसे पहले फूट डाला, और दूसरा यह हुआ कि इसने इसी युद्ध में रथ मुसाल और महाशिला कंटक जैसे मतलब यंत्र का प्रयोग किया था। इस वजह से अजातशत्रु वज्जी संघ पर सफल अभियान करने में सफल हुआ। ठीक है, और इस तरह से वज्जी संघ को इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि मगध का क्षेत्र क्या हुआ? विस्तार होना शुरू हो गया, क्योंकि इनके पिता बिंबिसार ने अंग को मिला लिया था। अजातशत्रु काशी को मिला लिया, क्योंकि काशी पर इसका अधिकार हो गया था। उसके बाद जो है फिर वज्जी को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मगध का क्षेत्र विस्तार होता शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अजातशत्रु ने मल्ल पर भी अभियान किया, और अभियान करने के बाद मल्ल को भी अपने क्षेत्र में यानी मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अब मगध साम्राज्य जो था वह यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल चुका था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अजातशत्रु से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है, या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि अजातशत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, क्योंकि अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इनसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही है कि प्रथम बौद्ध संगीति का इन्होंने आयोजन करवाया था। अब अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन आता है, जो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर शासन किया। तो इसने भी अपने पिता का वध करके गद्दी को प्राप्त किया था। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होता है कि इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया है, क्योंकि बिंबिसार का वध इसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि अजातशत्रु जो है अपने पिता का हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। सेम वही घटना दोबारा घटी कि उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग उदयन से देखते हैं कि उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने क्या किया कि जो पहले से यानी बिंबिसार के समय से ही जो राजधानी मगध साम्राज्य की राजगीर थी, और अजातशत्रु ने भी अपना राजधानी राजगीर को ही बनाया था, लेकिन उदयन ने पहली बार राजधानी को परिवर्तित किया और राजगीर के स्थान पर इसने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। तो अब पाटलिपुत्र की बात आती है, तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था उदयन ने, और पाटलिपुत्र को राजगीर के स्थान पर अपना राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर या फिर कुसुमध्वज है। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर या फिर कुसुमध्वज है। और मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसी पाटलिपुत्र का नाम पटना
रख दिया। ठीक है, तो वर्तमान का जो पटना है वही पहले पाटलिपुत्र था। ठीक है, यूनानी लेखकों ने इसी पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा करते थे, यानी यूनानी लेखक जो थे, यूनान के जो लेखक थे वह पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उज्जैन के बाद इसके 3 पुत्र ने क्रम से शासन किया, अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक ने। लेकिन ये लोग प्रबल शासक नहीं थे, ये लोग कमजोर शासक थे। और इस तरह से हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक था। तो आपको प्रथम शासक, अंतिम शासक तो जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक या फिर कह सकते हैं कि प्रथम शासक कौन थे, तो बिंबिसार। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नागदासक। तो नागदासक जो कि कमजोर शासक था, इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया था और इस तरह से हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, तो शिशुनाग ने किया, नागदासक की हत्या करके। ठीक है, अब हम लोग हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश को देखेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। यानी अवंती जो मध्य प्रदेश में पड़ता था, तो अवंती को जीतकर इसने मगध के क्षेत्र में मिला लिया। ठीक है, यह शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि लगभग 100 साल से मगध और अवंती के बीच जो संघर्ष चलता आ रहा था, वह संघर्ष अब समाप्त हो गया था इसे मिला लेने के बाद। ठीक है, और अवंती को मिलाने के बाद वत्स महाजनपद जो था, वत्स महाजनपद, तो अवंती को मिलाने के बाद मगध में वत्स भी मगध में मिल गया। क्यों, क्योंकि अजातशत्रु के शासनकाल के समय में ही अवंती ने वत्स को अपने अधीन कर लिया था जीत करके। ठीक है, तो इस वजह से जब अवंती को मगध में मिलाया तो उसके साथ साथ वत्स भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। तो इस तरह से अब देखा जाए तो मगध का पश्चिमी क्षेत्र जो था, पश्चिमी क्षेत्र का विस्तार वह मालवा तक हो चुका था। ठीक है, यानी मगध का जो है पश्चिमी क्षेत्र का विस्तार की बात किया जाए तो वह अब मालवा तक हो चुका था। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट यह है कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, लेकिन वैशाली जो है यह अधिक दिनों तक राजधानी नहीं रहा, क्योंकि शिशुनाग के बाद फिर कालाशोक आता है शासन करने के लिए इस वंश पर, शिशुनाग वंश पर। तो जो 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया, इसने आने के बाद फिर से वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। ठीक है, और कालाशोक से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह मानी जाएगी कि इसके शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। ठीक है, कालाशोक के शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, पुराण में इसे काकवर्ण कहा गया है। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था महानंदिन। महानंदिन इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे नंदीवर्धन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं आपको नंदीवर्धन भी मिल सकता है और कहीं आपको महानंदिन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों नाम को याद रखना है, महानंदिन या फिर नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश के प्रथम शासक या फिर संस्थापक कौन थे, शिशुनाग, और इसके इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, महानंदिन या फिर कह सकते हैं नंदीवर्धन, जो 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह कमज़ोर शासक था, इस वजह से
इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दिया और इस तरह से शिशुनाग वंश का अंत हुआ और नंद वंश की स्थापना हुई। मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंद वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नंद वंश। तो यहाँ पे जो है चौथा वंश कौन सा है? नंद वंश। तो अब इसकी बात करेंगे हम लोग कि नंद वंश की। नंद वंश के अंतर्गत कुल 9 राजा हुए। यहाँ पर शासन करने वाले कुल 9 राजा थे। इस वजह से नंद वंश को नवनंद भी कहा गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि नंद वंश के शासक निम्न कुल के थे, लेकिन अब तक के वंशों में इस वंश के शासक सबसे शक्तिशाली और सबसे संपत्तिशाली भी थे। इस समय विश्व के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो नंद वंश के शासकों के पास सबसे विशाल सेना थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसके शासक की। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद, यानी इस वंश के संस्थापक, इस वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो महापद्म नंद, जिन्होंने 344 ईसा पूर्व से 334 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अलग अलग ग्रंथों में इनके अलग अलग नामों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जैसे पुराण में महापद्म नंद को महापद्म सर्व छत्रांतक ओ परो परशुराम कहा गया है, जबकि महाबोधि वंश में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाता है एग्जाम में कि उग्रसेन किसे कहा गया है, तो उग्रसेन महापद्म नंद को कहा गया है। इसे ही महापद्म कहा गया है, सर्व छत्रांतक कहा गया है और ओ परो परशुराम कहा गया है। ठीक है, महापद्म नंद ने एक राठ की उपाधि धारण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने किसकी उपाधि धारण किया था? तो एक राठ की उपाधि धारण किया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर, यानी कलिंग को जीता था, इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और वहाँ से जीन की मूर्ति लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था, यानी अपनी राजधानी, क्योंकि इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, तो इसलिए कलिंग को इसने जीता था और कलिंग से ही एक जीन की मूर्ति लाकर पाटलिपुत्र में इस मूर्ति को स्थापित किया था महापद्म नंद ने। उसके बाद फिर क्या है कि सिंचाई के लिए कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था, यानी कलिंग को जो इसने जीत लिया था, तो जीतने के बाद उस कलिंग में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था और इस नहर का निर्माण करवाने वाला यह पहला शासक था अब तक में। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का यह पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। और इन दोनों बातों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती कि कलिंग को जीतना और वहाँ से जीन की मूर्ति लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित करना, और सेकंड यह है कि सिंचाई के लिए कलिंग में नहर का निर्माण करवाना। तो इन दोनों बातों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें कलिंग में स्थित खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। इन दोनों बातों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कलिंग में स्थित खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह कहाँ पे कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में, यानी उड़ीसा में जो यह अभिलेख स्थित है। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इन दोनों बातों की जानकारी मिलती है कि महापद्म ने ऐसा किया था। ठीक है, इससे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है महापद्म नंद से कि इसने कलिंग को जीतने के साथ साथ कौशल को भी मगध में मिला लिया था, यानी कौशल पर भी, ये जो कौशल महाजनपद था, तो कौशल महाजनपद को इसने जीत लिया, यानी इस पर सफल अभियान करके इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अब मैप से आप देखिएगा कि मगध साम्राज्य में अंग भी मिल चुका था, वज्जी भी, काशी, मल, क्योंकि अंग को बिंबिसार ने मिला लिया था। इधर काशी, मल और वज्जी को अजातशत्रु ने मिलाया था।
अवंती की बात किया जाए तो अवंती को जो है शिशुनाग ने मिलाया था, और अवंती को जब मिलाया तो इसके साथ साथ वत्स भी मिल गया, क्योंकि वत्स जो था अवंती का ही हिस्सा था। और उसके बाद जो है कौशल को किसने मिलाया था, तो कौशल को महापद्म नंद ने मिलाया था। तो इस तरह से आप देख सकते कि अब यही मगध जो इतना था, अब इसका साम्राज्य विस्तार होकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। तो देख लीजिए मगध का साम्राज्य कितना बड़ा फैल चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक यानी नंद वंश यानी महापद्म नंद के 8 पुत्र जो है शासन किया था इनके बाद जो है, और उसमें से अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था। ठीक है, यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है। क्या कहा है, तो यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है। ठीक है, धनानंद क्या किया कि जनता से बलपूर्वक धन वसूलना शुरू कर दिया। यानी बाद में क्या हुआ कि धनानंद ने जनता से बलपूर्वक धन वसूलना शुरू कर दिया, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया। इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि जनता धनानंद के विरुद्ध हो गई। ठीक है, और जनता के मन में धनानंद के प्रति वो संतोष की भावना, घृणा की भावना व्याप्त होने लगी। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से धनानंद का हत्या किया, और इस तरह से नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश का स्थापना हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। तो इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हम लोग मौर्य वंश को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य वंश को अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देख चुके हैं कि विभिन्न वंश के शासकों का योगदान, यानी साम्राज्य के रूप में मगध के उदय का कारण क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं कि विभिन्न वंश के शासकों का योगदान की वजह से मगध के साम्राज्य के रूप में मगध का उदय हुआ। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था मगध के उदय होने में, इसके अलावा 6 पॉइंट और भी हैं जिससे साम्राज्य के रूप में मगध का उदय हुआ। तो आइए इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट यह है कि लोहे के औजार का प्रयोग करना। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि बात किया जाए लौह युग की। लौह युग करने का मतलब यह हुआ कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में लोहे का भी व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था, क्योंकि हम लोग ये 16 महाजनपद में इस बात को समझ चुके हैं। तो इस वजह से 6ठी सदी ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। इस वजह से इस काल को लौह युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। ठीक है, तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, राजगीर कहाँ है, तो यह पॉइंट है। ठीक है, यह पॉइंट है राजगीर। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, तो इस राजगीर से कुछ ही दूरी पर लोहे का समृद्ध भंडार था। ठीक है, और राजधानी से कुछ ही दूरी पर लोहे के समृद्ध भंडार होने के वजह से मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार बनवा सकते थे। ठीक है, लेकिन उसी समय अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की 2 राजधानी थी, एक उज्जैन और दूसरा महासमती। तो उज्जैन से भी थोड़े ही दूरी पर यहाँ पर भी लोहे का समृद्ध भंडार था। तो इस वजह से ये लोग भी अपने लिए प्रभावशाली हथियार बनवा सकते थे। तो इसी कारण से उत्तर भारत की प्रभुता के लिए इन दोनों के बीच यानी मगध और अवंती के बीच लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष होता रहा, यही कारण था। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि अवंती को शिशुनाग ने, हम लोग यह पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। ठीक है, लेकिन इस पर विजय प्राप्त करने में मगध को लगभग 100 साल का समय लग गया। ठीक है, तो यही पॉइंट था कि लोहे के औजार का प्रयोग करने के वजह से भी साम्राज्य के रूप में मगध का उदय हुआ। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है कि मगध की दोनों राजधानियां
सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर होना। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग मैप से समझते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी या प्रारंभिक राजधानी जो थी वह राजगीर थी। ठीक है, यहाँ है राजगीर। तो ये राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ था और इसका जो खुला हुआ भाग था राजगीर का, इसकी किलेबंदी अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु ने इस खुले भागों की किलेबंदी क्यों करवाया था? क्योंकि अजातशत्रु के शासन काल में अवंती ने वत्स पर सफल अभियान किया था। ठीक है, सफल अभियान करके वत्स को अपने में मिला लिया था और इस सफल अभियान के बाद अवंती धमकी देना शुरू कर दिया था मगध को कि हम मगध पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो इसी धमकी की वजह से, अवंती के धमकी की वजह से ही अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर के खुले भागों की किलाबंदी, यानी उसके खुले भागों की किलेबंदी करवाया था। तो इस तरह से देखा जाए तो उस समय राजगीर जैसे दुर्ग को तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय तोपों का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि तोपों का आविष्कार बहुत बाद में जाकर हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसकी राजधानी जो है एक तरह से बहुत ही मजबूत थी। अब बात करते हैं इसके दूसरे राजधानी की। दूसरी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा। तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में उदयन ने राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र कहाँ है? जो वर्तमान का पटना, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का 2 कारण था। 2 कारण क्या क्या था? एक कारण, पहला कारण यह था कि पाटलिपुत्र मगध के केंद्र में पड़ता था। ठीक है, तो केंद्र में स्थित होने के वजह से यहाँ से यानी पाटलिपुत्र से सभी दिशाओं में संचार स्थापित करना आसान था। ठीक है, दूसरा कारण यह था कि पाटलिपुत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। जैसे बात किया जाए कि अगर पश्चिम की ओर से देखा जाए तो सोन नदी था, ये सोन नदी है। ठीक है, उत्तर की ओर से बात किया जाए तो उत्तर की ओर से गंगा इसे घेरे हुए था, यह गंगा नदी है। ठीक है, और दक्षिण और पूर्व की तरफ से देखा जाए तो यहाँ से जो है पुनपुन नदी निकलती है, तो ऐसे जाते हुए ये यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, फतुआ में जाकर पुनपुन नदी मिलती है। तो दक्षिण और पूर्व की ओर से पाटलिपुत्र को पुनपुन नदी घेरे हुए था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र एक तरह का जल दुर्ग था। जल दुर्ग कहने का मतलब चारों ओर से जल से घिरा हुआ था। तो इस वजह से पाटलिपुत्र नगर भी राजधानी के रूप में बहुत ही मजबूत था, क्योंकि इसे भी भेदा नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इस वजह से भी, यानी इनकी दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर होने की वजह से भी साम्राज्य के रूप में मगध का उदय हो रहा था। ठीक है, 4th पॉइंट की बात करते हैं कि गंगा का उपजाऊ मैदान होना। तो गंगा का उपजाऊ मैदान का मतलब यह है कि मगध का जो क्षेत्र था, यानी मगध जो था वह मध्य गंगा के मैदान के मध्य भाग में पड़ता था। मगध जो था वह मध्य गंगा के मैदान के मध्य भाग में पड़ता था। यहाँ पर उर्वरक बहुत ज़्यादा होता था, यानी इस क्षेत्र में उर्वरक बहुत ज़्यादा होता था। इस वजह से इसे उर्वरक प्रदेश भी कहते थे। ठीक है, यहाँ पर जो पहले जंगल हुआ करता था मगध में, वह जंगल साफ हो चुका था और यहाँ पर भारी वर्षा होती थी। ठीक है, जिस वजह से सिंचाई के बिना भी इस क्षेत्र को उत्पादक बनाया जा सकता था। ठीक है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के चावल हुआ करते थे। अगर बात किया जाए कि प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा, यहाँ जो इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, वत्स जो कि जिसकी राजधानी कौशाम्बी, तो इलाहाबाद के पास पड़ता है,
तो प्रयाग से या फिर इलाहाबाद के पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह क्षेत्र जो था यानी मगध का जो क्षेत्र था वह अधिक उपजाऊ था। ठीक है, यानी इधर से पश्चिमी क्षेत्र जो था तो इस क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ का क्षेत्र अधिक उपजाऊ था और अधिक उपजाऊ होने के वजह से किसान यहाँ पर अधिक अनाज पैदा करते थे, यानी ज़रूरत से भी ज़्यादा अनाज पैदा करते थे। वे लोग अपने भरण पोषण के बाद भी, यानी उन लोगों के पास, किसान के पास जो है अपने भरण पोषण के बाद भी काफ़ी अनाज बच जाता था और शासक क्या करते थे, उस फाजिल बचे हुए अनाज को कर के रूप में ले लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है कि वाणिज्य व्यापार का विकास। वाणिज्य व्यापार का विकास कहने का मतलब यह है कि मगध के शासक नगरों का जो उत्थान हो रहा था और धातु के बने हुए सिक्के के प्रचलन से मतलब मगध के शासक अधिक लाभ कमाना शुरू कर दिए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या होता था, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार के वृद्धि के कारण मगध के शासक वाणिज्य वस्तुओं पर अब चुंगी लगा सकते थे और इस कारण से यहाँ के शासक अपनी सेना के लिए धन एकत्रित किया करते थे। ठीक है, तो ये सब भी उदय का कारण था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मगध की सेना में हाथियों का अधिक प्रयोग होना। तो इस समय मगध को छोड़कर भारत के जितने भी राज्य थे वो लोग रथ और घोड़े से भली भांति परिचित थे, लेकिन मगध ही पहला राज्य था जिसने युद्ध में अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। ठीक है, मगध शासक के पास जो हाथी पहुंचता था वह पूर्वांचल से पहुंचता था, तो युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों के इस्तेमाल से भी इन लोगों का उदय हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है कि वैदिक लोगों का आगमन। वैदिक लोगों का आगमन कहने का मतलब यह हुआ कि मगध का जो समाज था वह रूढ़ि विरोधी था। यहाँ के जो कट्टर ब्राह्मण थे, यानी मगध के जो कट्टर ब्राह्मण थे, वह मगध के लोगों को निम्न कोटि का समझते थे, लेकिन वैदिक लोगों के आगमन से इस क्षेत्र में जाति का सुखद मिश्रण हुआ। चूंकि इस प्रदेश का, यानी कहने का मतलब मगध का वैदिकीकरण हाल में हुआ था, इसलिए पूर्व काल से वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए अधिक उत्साह था। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों के वजह से, ये जो भी कारण है, इन्हीं सब कारणों के वजह से मगध दूसरे राज्यों को हराने में और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।